26/11। अब देखिए जहाँ पर सैनिकों का आना जाना हो जाए और सैनिक बंदूक लेकर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फूल तो बरस रहे नहीं होंगे, गोलियां ही चल रही हैं, लाशें बिछी हुई हैं। और जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है तभी सैनिकों को बुलाया जाता है, और वो भी सैनिकों में से भी इस देश के सबसे टॉप मोस्ट कमांडोज मार्कोस को। कंडीशन थी एकदम वर्स्ट थी, लाशें बिछी हुई थी, खून ही खून था चारों तरफ। एक चैम्बर हॉल है ताज में जहाँ पर मेरी 4 टेररिस्ट के साथ में एक साथ फायरिंग हुई, जिसमें कि एक टेररिस्ट को मैंने गोली मारी थी। और ये ऑपरेशन बहुत पहले ही खत्म हो जाता, अर्ली मॉर्निंग में मैंने ग्रेनेड फेंका था, ग्रेनेड नहीं फेंका। उस दौरान मुझे 5 गोलियां लगी, जिनमें कि एक आप देख सकते पूरा कान फाड़ के गोली। उसके बाद एक गोली छाती के आर पार निकली, जो कि सीधा काला फेफड़ा जो है हमारा, वो पूरा का पूरा फाड़ के एक गोली आर पार निकल गई सीने पे। तो इससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि सांस जो होता है ना हमारा, मेन तो हमारा सांस ही है, सांस ही बंद हो जाएगा तो हमें मृत शरीर। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ वर्ल्ड वाइड जो जिंदा बचा, गनशॉट चेस्ट के आर पार होने के बाद भी, फेफड़ा फटने के बाद। जितने भी टीवी चैनल उस समय पे थे, जितने भी एंकर थे, जितने भी टीवी चैनल ने उसको लाइव दिखाया, गलती किसकी थी? गलती मेरी थी कि गलती उनकी थी? अगर सभी टीवी चैनल ने गलत किया है, इस देश के साथ धोखा किया है, इस देश को मैं कहूँ डैमेज किया है उस दिन, तो सारे के सारे टीवी चैनल माफी मांगे। तुम क्या दिखा रहे हो? जो सैनिक अंदर जा रहे हैं, सोल्जर अंदर जा रहे हैं, कमांडो अंदर जा रहे हैं, वो सारा दिख रहा है ना उनको, तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। आपने उनको दिखाया कि 150 से ज्यादा लोग चैम्बर हॉल में फंसे हुए, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। उन्होंने हैंडलर्स ने उनको बता दिया कि जाओ उनको हॉस्टेज बनाओ। अब इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार है क्या? सत श्री अकाल जी, मैं हाँ राजू गुप्ता। अज तुहाडी मुलाकात उस इंसान के नाल करावांगे जिस दे बारे असीं जिन्ना भी दसांगे ना, वो तुहानूं बहुत ही घट लगेगा। एक अजिहे मार्कोस दे नाल तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं जिसने 26/11 इंसीडेंट दे विच उन्हां नामी शख्सियतां दे जानां बचाईआं ने, जिन्हां नूं अजकल असीं बड़े ही जिहड़ा है गौरवमई तरीके दे नाल जाणदे आ। गौतम अडानी उन्हां विचों एक ने। 26/11 दे इंसीडेंट दे विच जो कुछ होया उस बारे तुसीं बहुत सुनिया होवेगा, टीवी चैनलों के उत्ते सुनिया होवेगा, न्यूज़ चैनलों के उत्ते बड़ा सुनिया होवेगा, पर एक्चुअल दे विच सिचुएशन की सीगी उस जगह के उत्ते, एक्चुअल दे विच की कुछ चल रहा सी उस जगह के उत्ते, क्योंकि एज आ मार्कोस परवीन जी उस जगह के उत्ते रहे, सारी सिचुएशन को हैंडल किया। 126 तो भी जाना मेरे ख्याल नाल बचाइया ने, जेकर मैं गलत ना हुआ। तो की कुछ उस दिन रहा, की कुछ मार्कोस बनन की जिंदगी, तो मार्कोस की जिंदगी तो बाद जो 26/11 का इंसीडेंट होया उस तो बाद दी इन्हां दी जिंदगी की रही, उस बारे भी इन्हां दे नाल जिहड़ी है वो चर्चा करांगे। हालांकि ये चर्चा हिंदी दे विच होवेगी, इसलिए पहला ही माफ़ी मंग लैंदे आ, क्योंकि साडी ऑडियंस पंजाबी है। जरूर पंजाबी दे विच भी गलबात करने की कोशिश करांगे। गलबात करते हैं परवीन जी ने। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं समा दिता। एक तो तुहाडा समा बड़ा कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो प्रेम अब तक मिला है वो ऐसे ही आगे मिलता रहे, उसके लिए ऐसी आशा रखता हूँ। जी बिल्कुल। मैं यही जानना चाहूँगा कि 26/11 का इंसीडेंट किसी तो चलो भुलाया तो नहीं जाएगा, बट हुण भुलाउण की कोशिश भी कर रहे हैं कोई लोग, क्योंकि रिश्ते मजबूत करने की कोशिश हो रही है। जानना मैं जरूर चाहूँगा तुहाडी लाइफ पहला एज आ मार्कोस परवीन मार्कोस नाम तो जाने जाता सी, 26/11 के इंसीडेंट तो बाद बहुत कुछ बदलिया, कितना का फर्क होया, कि कुछ तुहानूं देखण नूं मिलिया, कि लाइफ दे अप्स एंड डाउन जो मार्कोस सीगे उदों सीगा ते जो मार्कोस नहीं रहे, जो तुसीं नॉर्मल जिंदगी दे विच आए, जिवें लोकां दे विच आम लोकां दे विच चल रहे हो, किहो जा रहा? पहले तो मैं रिश्ते नॉर्मल करने की बात बता दूं कि पाकिस्तान का और भारत का जो रिश्ता है वो सांप और नेवले के जिस तरह का, तो रिश्ते कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक देश कट्टरवादी सोच के साथ में बना था, और वो कट्टरवादी सोच उस देश के साथ ही खत्म होगी, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो कभी आप ये सपने में सोच रहे हो कि हमारी कभी पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक साथ बैठकर बात कर लें,
तो ये चीज कभी संभव ही नहीं है। इतिहास में भी मैं कहूँ आगे भी कितने भी आप 100 साल भी लगाओगे तो ये चीज संभव नहीं है कि दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। दो विपरीत दिशाएं हैं हमारी, दोस्ती तो खत्म है। दूसरा है 26/11। अब देखिए जहां पर सैनिकों का आना जाना हो जाए और सैनिक बंदूक लेकर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फूल तो बरस रहे नहीं होंगे, गोलियां ही चल रही हैं, लाशें बिछी हुई हैं। और जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है तभी सैनिकों को बुलाया जाता है, और वो भी सैनिकों में से भी इस देश के सबसे टॉप मोस्ट कमांडोज मार्कोस को, जो कि शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा तो आप प्लीज गूगल कर लें। मरीन कमांडोज कौन होते हैं? 3 डायमेंशनल फोर्स है और देश की अकेली एलिट फोर्स है जो 3 डायमेंशनल काम करती है। तो उस समय पे सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि मार्कोस को बुलाना उनके लिए मजबूरी था, और वो हम लोग सबसे पास में थे, तो इसीलिए एनएसजी के आने से पहले हमने अपना सारा काम किया था। तो जो कंडीशन थी एकदम वर्स्ट थी, लाशें बिछी हुई थी, खून ही खून था चारों तरफ। तो एक सैनिक होने के नाते एक गुस्सा रहता है कि यार आप एक टेररिस्ट ग्रुप जो है, क्या तुम्हारी दुश्मनी एक आम इंसान से तो नहीं हो सकती ना? जी बिल्कुल। और आम इंसान का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो भी युद्ध लड़ना है हमारे साथ लड़ो भाई, हम भी देखे तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी और हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी, तुम ज्यादा ट्रेंड होगी, हम ज्यादा ट्रेंड है। एक नागरिक जो सामान्य नागरिक है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपनी आम जिंदगी जी रहा है, देश की प्रोग्रेस में साथ दे रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए एक और अंदर से गुस्सा आ जाता है कि यार ये गलत हो रहा है और इसको हम गलत होने नहीं देंगे। तो इसके लिए फिर हमारे जो गठन हुई थी टीम, लोग गए, एक चैम्बर हॉल है ताज में जहाँ पर मेरी 4 टेररिस्ट के साथ में एक साथ फायरिंग हुई, जिसमें कि एक टेररिस्ट को मैंने गोली मारी थी। और ये ऑपरेशन बहुत पहले ही खत्म हो जाता, अर्ली मॉर्निंग में मैंने ग्रेनेड फेंका था, वो ग्रेनेड नहीं फटा। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस थे वो और बिगड़ते चले गए। मेरी टीम ने अंदर टीयर गैस डाल दी, मेरे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट भी नहीं थे, मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, और जो मैंने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी वो भी AK-47 की गोली नहीं झेल सकती थी, ये मुझे पता था। मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब सब इक्विप्ड था मैं। और जो मेरे पास खुद AK थी जो कि एरिया वेपन है, मेरे पास जो क्लोज क्वार्टर बैटल का वेपन होता वो भी नहीं था। तो एक सब इक्विप्ड होने के बाद भी हमने उन टेररिस्ट का सामना किया, और अबाउट टू किल था उनका कि भैया मैं उनको मारने ही वाला था, लेकिन वही सर्कमस्टांसेस कहे हैं कि ग्रेनेड नहीं फटा, तो टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी वजह से और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती चली गई। तो वो और ज्यादा सतर्क हो गए। वो एक जो उसमें जो इंजर्ड हो गया था बहुत बुरी तरह से, उसको लेकर वो फिर ओल्ड हेरिटेज विंग में गए। तो उस दौरान मुझे 5 गोलियां लगी, जिनमें की एक आप देख सकते पूरा कान फाड़ते हुए गोली निकल गई थी। जरूर एक बार कैमरा पर्सन जरूर कहूँगा इनका कान जरूर दिखाएं, क्योंकि ये निशानी है इनकी, एक परमानेंट निशानी है जो कि आतंकवादियों ने दी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक गोली छाती के आर पार निकली, जो कि सीधा वाला फेफड़ा जो है हमारा, वो पूरा का पूरा फाड़ के गोली आर पार निकल गई सीने से। तो इससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि सांस जो होता है ना हमारा, मेन तो हमारा सांस ही है, सांस ही बंद हो जाएगा तो हमें मृत शरीर है। तो सांस लेने में यहाँ पे तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी टीम ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो मेरा सर्वाइवल मेडिकल साइंस में एक मिराकल है, क्योंकि आज तक जिसको भी गन शॉट चेस्ट में हुआ है, गोली लंग्स तक पहुंची है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ वर्ल्ड वाइड जो जिंदा बचा, गन शॉट चेस्ट के आर पार होने के बाद भी, फेफड़ा फटने के बाद भी। तो इसके लिए मैं कहूँ कि ईश्वर का कुछ रहा होगा, ईश्वर का, और कि कुछ और सेवा करनी होगी देश के लिए, तो इसलिए उसने फिर से जीवन दे दिया। तो बड़ी संघर्ष में जिंदगी रही है। उसके बाद की जो जिंदगी है एक डिफरेंट जिंदगी रही है। अच्छा, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26/11 ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ 126 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 185 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। देखिए मैं अगर बात करूं कि जितने भी टीवी चैनल उस समय पे थे, जितने भी एंकर थे, जितने भी टीवी चैनल में उसको लाइव दिखाया, गलती किसकी थी? गलती मेरी थी कि गलती उनकी थी? अगर सभी टीवी चैनल ने गलत किया है, इस देश के साथ धोखा किया है, इस देश को मैं कहूँ डैमेज किया है उस दिन, तो सारे के सारे टीवी चैनल माफी मांगे, सेना से माफी मांगे, एक सैनिक से माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे कि हमने गलत किया है करोड़ों कमाने के चक्कर में। टीआरपी के चक्कर में वो करोड़ों कमा रहे हो ना आप उससे, और तुम क्या दिखा रहे हो? जो सैनिक अंदर जा रहे हैं, सोल्जर अंदर जा रहे हैं, कमांडो अंदर जा रहे हैं, वो सारा दिख रहा है ना उनको, तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। आपने उनको दिखाया कि 150 से ज्यादा लोग चैम्बर हॉल में फंसे हुए, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। उन्होंने हैंडलर्स में उनको बता दिया कि जाओ उनको हॉस्टेज बनाओ। अब इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल। तो हमारा सैनिकों का कार्य हम कर रहे हैं अपना, लेकिन क्या एक न्यूज चैनल वाले जो काम कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी उस समय पर? सिर्फ टीआरपी के लिए काम करना, ये तो गलत है ना। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं चाहूंगा कि जितने भी टीवी चैनल थे, जितने भी पत्रकार थे, वो सारे के सारे उस चीज के लिए इस देश से माफी मांगे कि हमने उस दिन गलत किया और उस वजह से सारे के सारे लोग फंसे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਹੀ? ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਹੀ? एक संघर्ष रहा। उसके बाद 6 बड़े ऑपरेशन से होकर गुजरा हूँ मैं। 6 बड़े ऑपरेशन मेरे हुए हैं उसके बाद से, और वो सारे के सारे ऑपरेशन समझिए कि एक बार आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो तो एक डेड बॉडी हो, आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आपकी वापसी होगी। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं रहा जिसको डॉक्टर्स ने काट काट के कहीं और, हाँ, तो उसमें किसी का साथ नहीं रहा, उसमें किसी को कोई सहयोग नहीं रहा। वो अकेले की लाइफ थी, अकेले संघर्ष करना था, अकेले हॉस्पिटल में रहना था, अकेले सारा कुछ, कोई देखने भी नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं है, तो ये अकेले ही जिंदगी थी। उसने मुझे एक मजबूत और एक स्ट्रेंथनिंग इंसान बनाया कि अकेले ही आपको सिचुएशन फेस करनी है। जिस तरह से 26/11 में मैं अकेला उस जगह पर था, तो वही चीजें मैं कहूँ कि जिंदगी में और ज्यादा बेहतर मिलती चली गई कि और ज्यादा संघर्ष करके प्रकृति ने इस तरह से इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई भी समस्या आती है तो मैं उसको कुछ समस्या नहीं मानता, नॉर्मली टैकल कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर मेरी समझ में आज तक यही आया कि जो लाइफ है वो इंडिविजुअल है और आपको ही अकेले संघर्ष करना है और आपको अपने रास्ते तय करने हैं। 4 साल लगातार योग करने के बाद, क्योंकि कोई मेडिसिन थे ही नहीं इसको ठीक करने के, लंग्स फट गया, अब आप सांस कैसे लोगे? तो कौन आपको कब तक सहारा देगा? बिल्कुल कोई नहीं सहारा देगा। सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी, सांस नहीं आती थी ठीक से। 2 साल तक हाथ काम नहीं करता था भाई, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं था किसी से कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। उसके बाद सबको यहाँ पर देश में मैं बात कहूँ सैनिकों की, तो यहाँ पे मरने के बाद रीथ लेइंग और ये लोग लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ड्रामा हो जाता है, मैं उसको यही कहूँगा। जब लेकिन उसी ऑपरेशन में एक बंदा रहता है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, ना वो इधर का रहता है ना तो वो जिंदा बचता है ठीक से, ना वो ठीक से मर पाता है। तो उस स्थिति को मैंने जिया है, मैं देखता हूँ, मैंने देखा है जिंदगी के आडंबरों को देखा है मैंने। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर जीरो है सब कुछ। तो लाखों लोगों की भीड़ वो किसी काम नहीं आती है 4 दिन बाद जब वो परिवार अकेले खड़ा रहता है। तो क्यों है ऐसा? तो मुझे वो चीज आज तक समझ में नहीं आती कि भाई हम इतना क्यों ये सब चीज दिखावा क्यों? ठीक है जी, सैनिक था, मर के अपना काम कर रहा था, लेकिन उसको टोंट मारना, उसको कहना कि भाई एक सिपाही एक सैनिक तो गोली खाने के लिए ही सेना में भर्ती होता है, तो ये तो भावना गलत है ना। किसी राजनीति खेलनी गलत, राजनीति हर किसी की जबान पर देख लो आप, इस देश में किसकी नहीं है बताइए मुझे आप। जितने भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं वो यही कहते हैं, वो आपको एक तरह से गाली लगती है। एक सैनिक को जो लड़ा है देश के लिए, जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नछावर कर दिया, तो उसको तो यही लगेगा क्या यार ये कह रहा है। अगर ऐसा होता तो आज लाल किले पर भारतीय झंडा नहीं पाकिस्तानी झंडा होता,
क्योंकि युद्ध मार कर जीता जाता है, मर कर नहीं जीता जाता। और युद्ध हम मार कर ही जीते हैं भाई, हम मार कर जीते हैं, मर कर कौन जीता है? 62 में हम चाइना से हारे, सब एक्सेप्टेड है ना कि हम मार नहीं पाए इसलिए हमारे। तो मैं इस मेंटेलिटी को लोगों की जाना कि लोग एक सैनिक के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज थी। लेकिन मैं कहूँ कि योग ने मुझे इस लेवल पे खड़ा किया, योग के माध्यम से। फिर मैंने 2012 में दौड़ना शुरू किया। 2015 में मैंने किसी और के नाम से, किसी और का चेस्ट नंबर से मैंने मैराथन दौड़ी। 2016 में फुल मैराथन, हाँ, किसी और के नाम से। डिफेंस आपको अलाउ कर ही नहीं सकती। अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी हो तो आपको डिफेंस अलाउ नहीं कर सकती कि आप जाके दौड़ो। अच्छा। जाके आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करो। लेकिन मैं कर रहा था, किसी और के नाम से दौड़ा, मैं दौड़ा। अच्छा। 2017 में फिर अपने नाम से दौड़ना शुरू किया। अच्छा, तब दौड़ने दिया आपको? नहीं, अपने नाम से अलग से दौड़ा हूँ ना मैं। अच्छा। वो अलाउ नहीं कर सकते आपको। अच्छा। ये क्या सिविल इवेंट है? सिविल में दौड़े आप? हाँ, सिविल से दौड़ा हूँ मैं, फौज के थ्रू नहीं दौड़ा हूँ। तो सिविल से मैं दौड़ा हूँ अलग से। और फिर अब आप देख लीजिए कि इस देश के इतिहास का पहला डिसेबल्ड सोल्जर हूँ जिसने 42.2 किलोमीटर मैराथन दौड़ी है, अल्ट्रा मैराथन दौड़ी है 72 किलोमीटर। इस देश का पहला सैनिक हूँ जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया है। मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है, मैं हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि आपको गोलियां लगी होंगी, कोई नहीं कह सकता। मेरे को नहीं लग रहा कि, या फिर मेरे को हो नहीं रहा कि आपको गोलियां लगी होंगी या फिर आप इस तरीके से इंजर्ड हुए होंगे। बट एक्चुअल में जो आपकी ज़िंदगी है वो तो चलो सबको दिख रहा है, सबको पता है। जरूर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਿरेकल ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि गौतम अंडानी होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। हाँ जी, वो एक टीम, वो उसमें था, 4 मेंबर पार्लियामेंट भी थे। अच्छा। एक वो अकेला थोड़ी था कि भैया मैं उसका नाम, इंक्लूडिंग है 185 में बॉलीवुड वाले भी लोग थे, जर्मन के भी थे, अमेरिकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, अफ्रीकन भी थे। अच्छा। और महाराष्ट्र प्रशासन के भी लोग थे। अच्छा। वो तो एक नाम है कि भाई हाँ ये भी थे, मैं इसलिए इंक्लूडिंग है वो 185। अच्छा, मतलब बस नाम ही सीगा, बाकी और कोई इंटरेक्टिंग वो तो बात नहीं हुई ਤੁਹਾਡੀ? मेरा इंटरेक्शन से क्या मतलब, मैं सैनिक हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨਿਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, योग शुरू किया, पहली बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि योग राही ਤੁਸੀਂ ठीक हो सकते हो? मेरे एक मित्र थे वहाँ पर जो योगा किया करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई करो, शायद तुम इससे ठीक हो जाओ, एक बार ट्राई करो। और उससे एक बार ट्राई करने से क्या जाता है, योग से शायद तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, योग से तुम्हें कंफर्टेबिलिटी मिलेगी, योग से तुम्हारी इंटरनल हीलिंग ठीक होगी। इन दवाइयों से इंटरनल हीलिंग तुम्हारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप डैमेज अंदर से हो, अंदर बहुत ज्यादा चोटें थी और अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, अंदर तो अंदर ही है ना, तो दिखाई नहीं देगा। बाहर की चोटें ठीक आपको दिखाई दे सकती है कि चलो भाई ऑइंटमेंट लगा लो, कुछ और लगा लो, अंदर का कैसे करोगे आप? अंदर तो पूरा फटा पड़ा था अंदर, प्लस इंटरनल ब्लीडिंग बहुत थी। कई महीनों तक तो मेरे मुंह से खून ही खून आते थे, आप जो छोटे 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 जो टुकड़े होते थे वो आते थे निकल के। तो ये जिंदगी जी है मैंने, लेकिन योग से बड़ा प्रभाव योग ने डाला मेरी जिंदगी में। फिर स्वामी रामदेव जी का मैं आस्था चैनल पर देख कर मैं सारी चीज सीखा और धीरे धीरे अपने आप को, अपने लंग्स को मजबूत किया और उस लायक बनाया सिर्फ योग से। कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ योग के इस ऑक्सीजन में इतनी ताकत है, बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए। इसके 8 से 10 तरीके हैं लेने के, कि आप फेफड़े का किस तरह से पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, 100% ऑक्सीजन कैसे इसमें भर सकते हो। अच्छा, मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, पेरेंट्स ने तुसी किवें संभाल लिया, तुसी बच्चों ने किवें संभाल लिया? मेरे बड़े भाई आर्मी में हैं, अभी भी सर्विंग है। अच्छा। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने सेवा दी है। तो हमारे यहाँ की सोच, और हमारे गांव से 39 मार्टर्स हैं। अच्छा। मेरे गांव ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर दिए हैं मेरे गांव ने। अच्छा। तो गांव हमारा देने वाली प्रवृत्ति में है, लेने वाली प्रवृत्ति में है ही नहीं। और मेरी वो ही भावना मेरे अंदर है, देशभक्ति है। तो माँ बाप की एक अलग भावना होती है, इमोशनल होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि किसी का साथ, किसी का सहयोग कुछ नहीं होता है। आज तक मेरे घर पे कोई न्यूज चैनल वाला नहीं गया। अच्छा। आज तक मेरे घर पे कोई बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर जो है ऑफिशियल मेरे घर पे आज तक कोई नहीं गया मुझसे मिलने। यही जिंदगी है। मरने के बाद सीएम भी आएगा आपकी लाश पे फूल बिछाने के लिए। लेकिन जब बंदा जिंदा है या फिर उसने इतना बड़ा काम किया है और वो बस मरने से बाल बाल बचा हो, तो उसको कोई नहीं पूछता। बस लोग इंतजार करते कि कैसे ही एक सैनिक मरे तो हम जाके उस पर रोटियां सेकें या फिर अपना स्लोगन बोले या फिर जो भी चीजें करें, हम सांत्वना दें परिवार को, ये करें वो करें, वो सब चीजें लोग करते हैं। अच्छा चलो, एक चीज आखिरी है मेरा शायद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं जी, बहुत स्नेह करता हूँ मैं, मेरा बहुत जो कुछ कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने नाम चल रहा है या फिर जो भी हो रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है नरेंद्र मोदी ऐसा की लगता है? मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ और उनकी कई सारी चीजें मैं भी अपनाता हूँ। एक होता है बोल्ड डिसीजन, तो मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही बोल्ड डिसीजन लेता हूँ। वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, देश के लिए वो कार्य कर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री। मैं कहूँगा कि अगला टर्म भी उनको मिले और जिस तरह से वो सेवाएं कर रहे हैं आगे करते रहे। आर्मी के लिए मैं उस पक्ष में जा ही नहीं रहा। मैं एक आर्मी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ। मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से ही मैं बोलूंगा। मैं डिफेंस करना तो प्रवक्ता हूँ ना, मैं डिफेंस की चीजों को बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए इंडिविजुअल मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से अगला जो टर्म है 2024 का भी जीते, मेरी ऐसी संभावनाएं तो हैं, शुभकामनाएं भी उसके साथ में, उनके साथ में। और वो अलग बातें हैं कि हम इसको पॉलिटिकल किस तरह से देखते हैं। देश है, अपोजिशन भी है और वहाँ पर एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, वो तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, वैसे ही मैं जर्नली पूछूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, नरेंद्र मोदी होरा ने ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈन्य ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है, या फिर ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ नहीं हुई वो हो रही हैं? देखो, आप अपने देश को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहा हूँ। मैं आपको कमजोर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे उसी तरह से देखेगा। अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उस तरह से देखेगा। तो सबसे बड़ी चीज है डिसीजन मेकिंग इस देश में। एज ए प्रधानमंत्री, एज ए घर का बड़ा मेंबर होने के नाते कोई भी व्यक्ति अगर वो डिसीजन टक मतलब स्पीडी डिसीजन है, जैसे आपको किसी भी आंदोलन का आप नाम ले ले, चाहे वो सफाई से लेके टॉयलेट से लेके और हर घर बिजली से लेके जो काम किए और जो उनकी जितनी भी योजनाएं रही हैं, उज्ज्वला योजना से लेके चाहे इकोनॉमी को मजबूत करने की जितनी भी है, प्लस कोविड में आप देख लीजिए, मैन है डिसीजन मेकिंग। अब वो कितना परफेक्ट जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताता है। डिमोनेटाइजेशन की आप बात है वो, तो जब व्यक्ति उधर बैठा हुआ है तो वो डिसीजन लेता है। प्रधानमंत्री का कार्य है डिसीजन लेना। वो ले रहे हैं, जैसे घर का एक मुखिया है, वो डिसीजन, अब वो डिसीजन के लिए सही है ये बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ये नहीं पता होता किसी को। तो इसलिए मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ कि भाई वो डिसीजन मेकिंग उनकी बिल्कुल अच्छी है। और आज तक के इतिहास में मैं बात करूँ तो मैं जैसे स्टडी करता हूँ तो एक इंदिरा गांधी को लाइक करता हूँ उसके डिसीजन मेकिंग, और दूसरे नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, डिसीजन मेकिंग को लेकर। डिफेंस पॉलिसीज को लेके मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि मेरा
पक्ष नहीं है, बिल्कुल, सब्जेक्ट बिल्कुल। मेरा है हेल्थ है, बिल्कुल। मैं उसको बोल सकता हूँ। बिल्कुल। अब मैंने जिस सब्जेक्ट में मैंने पूरी स्टडी नहीं की हो, अब मैं किसी चीज को लेकर बात करूँ तो कहीं बात का पतंगड़ ना बन जाए। नेशनल इशू पता नहीं लगता कब हाँ, मैं मतलब मेरा उस फील्ड में मेरी नॉलेज मेरे हिसाब से है, लेकिन मेरा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं योग विशेषज्ञ कह सकते हो, हेल्थ विशेषज्ञ कह सकते हो। मैंने रिटायरमेंट के पूरा का पूरा अपना जीवन इसी हेल्थ एंड फिटनेस में दिया है, और आगे भी मैं इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों को हेल्थ के फायदे बता सकूं। आप ब्रीथ ले रहे हो, क्या फायदा है, क्यों जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या चीज चेक की जाती है? सांसें। जब मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सब क्या चीज चेक करते हैं? सांसें। तो सांसों का ही लेना देना है, उन सांसों से मैं जूझा हूँ। गोली लगने के बाद सबसे पहली जरूरत थी सांसें। बिल्कुल। तब मुझे पता चला कि एक बड़ा इश्यू है, हेल्थ सबसे पहला है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। और नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर योगी जी हैं, ये बड़े नेता हैं, राजनाथ जी हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे। राहुल जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं जी, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता को चुना है। हम इस चीज को से पहले रखें। भाई कोई भी बंदा वहां तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा? जनता ने उसको वोट दिया। अगर हम बोले कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो कुर्सी पर बैठकर किसी डिसीजन ले रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी जनता के लिए तो डिसीजन लेता है, तो ले रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा कि किसी चीज से आप खफा हैं? नहीं, मैं किसी चीज से नफा हूँ, ना नाराजगी है, ना कुछ है। कोविड में मैंने 2 लाख मैंने अपने मेडल ऑप्शन किए। कोविड के अंदर 2 लाख रुपए मैंने पीएम केयर में दिए। अच्छा। तो किससे खफा होंगे? मैं 10 वजह से क्यों खफा होऊंगा? कोई नाराज कुछ नहीं है, मेरा हूँ, ले लो। ठीक है, शुक्रिया। आपने ਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ बहुत है। बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਮਾਰਕੋਸ ਜੋ ਕਿ 26-11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਸੀਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਆਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਆ ਉਹ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣੇ ਬਾਬੂ ਸ਼ੰਦੇ।